हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का। हम उसमें एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से कुछ क्वेश्चंस हमारे आगे के एग्ज़ाम्स में हमें देखने को हमेशा मिलते रहे हैं। तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। हमने बोला था कि हम सबसे पहले जो यूनिट 1 है, जिससे कि आदिकालीन कवि, हम उसे डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। उसी की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 1 का नाम है आदिकालीन कवि। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वही मैंने जब पीवाईक्यू फाइंड आउट किए तो मुझे एक क्वेश्चन और मिला, वो है हमारे विद्यापति जी से रिलेटेड। विद्यापति जी के जो हमारी विद्यापति की पदावली जो है, आपने जानते ही होंगे। तो उसी से एक पैराग्राफ पूछा गया है जिसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो वही हम पढ़ेंगे जो हमारे पीवाईक्यू में आया था। मैंने आपका जो पीवाईक्यू है ये शॉर्ट्स में डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप उस शॉर्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम ये जान लेते हैं विद्यापति के बारे में, थोड़ा उनका बायो जान लेते हैं क्या है वो। तो विद्यापति जी का जो जन्म है वो 1360 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार के मधुबनी जिले में। तो विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था और वह मूलतः मैथिली के कवि थे, यानी कि मैथिली भाषा में वो ज़्यादा रचनाएं लिखा करते थे। लेकिन संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। विद्यापति जी हमारे दरबारी कवि भी हुआ करते थे और दरबारी कवि होने के साथ साथ उन्होंने 2 दरबारी जो रचनाएं हैं वो भी लिखी थी। वो कौन कौन सी हैं? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये 2 रचनाएं हैं जो इनकी दरबारी होने की बात को बताती हैं। और अगर हम उनकी रचनाएं देखें तो हैं विद्यापति पदावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली। ये लखनावली लिख गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, लिखनावली है। और भू परिक्रमा। तो विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ, बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। ये दरबारी कवि हुआ करते थे और इनकी दरबारी जो रचनाएं हैं वो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। ये मूलतः मैथिली भाषा के कवि थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश में भी कई रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं विद्यापति पदावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इतना बायो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अभी हम विद्यापति की पदावली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पीवाईक्यू में पूछी गई है। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जो हमारा पद दिया गया है। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिही आनी मिला ओल खिति तल लाबने सार। अंग ही अंग अनंग मुरछायत हेरे पड़े अधीर। मनमत कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मधी गीर। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछे रंगिनी हेरी विभोरी। करूं अभिलाख मनहि पद पंकज अहोनिसी कोर अगोरी। तो इसमें विद्यापति जी जो हैं वो कह रहे हैं कि हे सखी, यानी कि वो नायिका से कह रहे हैं कि हे सखी, राधा के सुंदर रूप की अपार सुंदरता तो देखो। ये जो अपार शब्द है इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हे सखी, राधा के सुंदर रूप की अपार सुंदरता तो देखो। ऐसा लग रहा है कि बिही जो लिखा है ना, अपरूप के बिही, बिही का मतलब है विधि यानी विधाता, और मिला ओल का मतलब है मिलन, या फिर कहें कि कोई 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और यही हम खिति तल का मतलब देखें तो इसका मतलब है क्षितिज और तल यानी पृथ्वी, ठीक है। तो वहीं ये कह रहे हैं कि
ऐसा लग रहा है कि विधाता ने पृथ्वी और क्षितिज के सुंदरतम तत्वों को मिलाकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। ये जो अपूर्व लिखा है ना, इसका अर्थ है अपूर्व। तो क्या कह रहे हैं विद्यापति कि हे सखी, राधा के सुंदर रूप की अपार सुंदरता तो देखो। ऐसा लग रहा है कि विधाता ने पृथ्वी और क्षितिज के सुंदरतम तत्वों को मिलाकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। अंग ही अंग अनंग मुरझायत हेरे पड़े अथीर। अंग ही मतलब प्रत्येक अंग को, और अनंग का अर्थ है हमारे, ये कौन है, कामदेव जी। अनंग का अर्थ है कामदेव जी से है। और मूर्छायत मतलब मूर्छा खाकर गिर गए। और तो इस लाइन को हम पढ़ें अगर, तो हमारे जो विद्यापति जी हैं वो कह रहे हैं कि राधा जी के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर, जो हमारे कामदेव जी हैं उन्हें सौंदर्य का देवता कहा गया है, तो राधा जी के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव भी मूर्छित हो उठते हैं। वहीं विद्यापति आगे कहते हैं कि मनमथ कोटि मथन करूँ जे जन से हेरी मही मधी गीर। मनमथ का अर्थ है वही, यानी कि हमारे कामदेव जी। और कोटि मतलब हजारों, यानी कि हजार। और मथन मतलब होता है मंथन। और हेरी का मतलब है हमारे हरि जी, यानी कि हमारे कृष्ण जी। तो इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि मतलब राधा जी के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर जो हमारे कामदेव जी हैं वो मूर्छित तो हो उठते हैं, लेकिन वही विद्यापति जी कहते हैं कि करोड़ कामदेव के सौंदर्य को मत कर, यानी कि जो बहुत सारे कामदेव हैं उनके भी सौंदर्य को मिलाकर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है वह भी मूर्छित होकर व्याकुल हो उठते हैं। तो आपको ये पंक्ति समझ में आ रही है? मनमथ यानी कि हमारे सौंदर्य के देवता कामदेव जी। कोटि मतलब हजारों, मतलब बहुत सारे। और मथन मतलब मथ के, यानी कि मिलाकर या मंथन करके। करु मतलब करके हो गया। जे जन से हेरी मही मधी गिर मतलब वे भी, हेरी मतलब कौन, कृष्ण जी भी, उन्हें देखकर मधी गिर यानी कि वो भी व्याकुल हो उठते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछे रंगिनी हेरी विभोरी। लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी, चरण तल तो आप समझ ही गए हैं। ओछे रंगिनी हेरी विभोरी यानी कि आगे कहते हैं विद्यापति जी की जो सुंदरी हैं हमारी राधा रानी, उनका रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितनी ही लक्ष्मी का निछावर हो जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि जो हमारी राधा रानी है उनका जो रूप है वो बहुत आकर्षक है और वो मुग्ध करने वाला है, कि जितनी भी उनके चरणों में जाने कितनी लक्ष्मी का न्योछावर हो जाता है। ओछा लिखा है ना, मतलब न्योछावर हो जाता है। कर अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निसी कोर अगोरी, यानी कि वो कह रहे हैं कि कवि विद्यापति कह रहे हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा है। अभिलाषा का मतलब हुआ इच्छा, यानी कि कुछ चाह रहे हैं वो। अभिलाख मतलब यही हुआ अभिलाषा, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा है, मतलब इच्छा है, होने लगती है कि वे कमल के समान, उनके जो चरण हैं कमल के समान, जो उनके चरण लिखा है ना, मनई पद पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, और पद पंकज यानी कि कमल के समान उनके पद, यानी कि कमल के समान उनके पैर। मनहि मतलब वो उन्हें ऐसी इच्छा मानते हैं वो अपनी, कि जो उनके मतलब हमारी राधा रानी के जो पद है किसके समान है, कमल के समान है, उनको वो अपनी गोद में रखकर उनके चरणों की दिन रात देखभाल करें, अर्थात उनकी दिन रात सेवा करें। अहो निसी, निशी मतलब रात, मतलब दिन, दिन रात करो अगोरी यानी कि दिन रात उनकी सेवा करें। अभी मैंने आपको ये पद से समझा दिया है,
पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिल कोकिला, यानी कि हमारे जो विद्यापति हैं वो मूलतः मैथिली भाषा के कवि थे। आगे जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया था। तो वही है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। उपरोक्त पद उनकी पदावली के रूप वर्णन खंड से संकलित है, यानी कि इनके रूप वर्णन, इसमें राधा रानी के रूप का वर्णन किया जा रहा है ना, तो ये रूप वर्णन खंड से संकलित है। प्रसंग की बात करें तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हमारे जो विद्यापति का जो ये पद है, इसमें हमारे राधा रानी के सुंदर रूप का चित्रण किया जा रहा है कि कैसे उनके सुंदर रूप को देखकर जो हमारे सौंदर्य के देवता है, कौन है सौंदर्य के देवता? कामदेव जी, वो भी उनके रूप को देखकर मूर्छित होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे हजारों कामदेवों से मतकर या मिलकर जो हमारे कृष्ण जी, हमारे हरि जी बने हैं, वो भी उन्हें देखकर, उनके रूप रंग को देखकर व्याकुल हो उठते हैं। इस बारे में उनके मतलब रूप रंग के चित्रण किया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है कि वो कितनी सुंदर और कितनी अपार सुंदरता है उनमें। तो ये प्रसंग है हमारा। चलिए हम भावार्थ अब पढ़ लेते हैं। वैसे हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप नोट करने की वजह से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप देख लीजिए। तो हे सखी, विद्यापति जी कह रहे हैं, हे सखी, राधा के सुंदर रूप की अपार सुंदरता तो देखो। ऐसा लग रहा है कि विधाता ने पृथ्वी और क्षितिज के सुंदरतम तथ्यों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। राधा जी के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर जो सौंदर्य के देवता हैं कामदेव, वह भी मूर्छित हो उठते हैं। वही विद्यापति जी आगे कहते हैं कि करुण कामदेवों के सौंदर्य को मत कर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वह भी मूर्छित होकर व्याकुल हो उठते हैं। सुंदरी राधा रानी का रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितनी ही लक्ष्मियों का न्योछावर हो जाता है। कवि विद्यापति आगे कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा है, अर्थात इच्छा ऐसी है उत्पन्न होने लगती है कि वे कमल के समान जो उनके चरण हैं उनको मैं अपनी गोद में रख लूं और उनकी दिन रात देखभाल अर्थात सेवा करूं। आपको समझ में आ गया है इसको भावार्थ? अगर आपको थोड़ी भी किसी वर्ड में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं उसका अर्थ आपको अच्छे से बता दूंगी। आप एक दो बार और देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है इनकी, विद्यापति के पद की। अगर हम विशेष की बात करें, अगर आप विशेष लिख देते हैं ना तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि राधा रानी के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। वैसे तो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी हमारे विद्यापति ने वैसे भी मैथिली भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है। वो मूलतः मैथिली भाषा के कवि थे, इसलिए इनका नाम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं हम। तो मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें वृत्यानुप्रास वृत्यानुप्रास जो अनुप्रास का एक प्रकार है उसका प्रयोग हुआ है। तो कहाँ हुआ है आप देखें, देखिए अंग ही अंग अनंग, ये आ रहा है ना, तो ये हमारा है वृत्यानुप्रास इस लाइन में। तो आप ये विशेष 3 लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया? अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आगे आपको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।